बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से फिजिक्स बाय इंजीनियर उमापति सर चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 सीरीज में जो आपकी चल रही है क्लास 12 टारगेट 2027 उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2 क्लासेस हो चुकी थी जिसमें आप लोगों को फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेज की प्रॉपर्टी, चार्जेज के टाइप्स, उसके बाद कूलम्स लॉ बताए थे, उससे रिलेटेड बेसिक न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। पिछली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज प्लेस करें तो उस पर कितना फोर्स अप्लीकेबल है और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग पिछली क्लासेस में देखे थे। आज की क्लास में हम लोग इस पहले टॉपिक के लास्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ही बेटा है, उसको बोलेंगे डाइपोल। अगर हम बात करें आज के पहले टॉपिक का तो हम पहले बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है सबसे पहले, उसके बाद ड्यू टू डाइपोल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना होगा। ठीक है, पहले अभी हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू पढ़नी है, क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब अगर कहीं पर हम 2 इक्वल चार्जेस दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो बट वो साइन में डिफरेंट हो यानी नेचर में, और वो 2l डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। बस ये याद रखना है कि जो डिस्टेंस होगी उसको हम 2l लेंगे, इसको बोलेंगे डाइपोल लेंथ। आप l भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रहे हम हमेशा 2l ही लेंगे। 2l ही आपको डाइपोल लेंथ को लेना है, कहीं पर भी l नहीं लेंगे बेटे, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हमको हमेशा कोई भी क्वांटिटी फाइंड करनी होगी तो वो डाइपोल के सेंटर से फाइंड करनी है। अब अगर हम l ले लेंगे डाइपोल लेंथ को तो सेंटर से एक चार्ज की डिस्टेंस हो जाएगी l/2, और l/2 की वजह से कैलकुलेशन में एरर की पॉसिबिलिटीज होती है, बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन टेक 2l, यानी हम हमेशा क्या लेंगे 2l लेंगे। दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को हम 2l ही लेंगे। जैसे हम एक बात करें, कहीं पर लिखा हो कि अ डाइपोल कंसिस्ट बाय ±10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर। तो अगर हमें डाइपोल बनाना हो तो -10 माइक्रोकूलम और सेकेंड चार्ज है आपका बेटे +10 माइक्रोकूलम, और जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी दैट इज 2l, और 2l इज इक्वल टू होगा बेटा 5 सेंटीमीटर। ये गलती जल्दबाजी में बच्चों से हो जाती है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो 2 को भी रख लेते हैं, l की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन इसको हमें दिमाग में बनाए रखना है कि ये गलती ना हो। अगर डाइपोल लेंथ गिवन है तो वो पूरी की पूरी 2l होगी। ठीक है, अब अगला टॉपिक इसी से आएगा बेटा डाइपोल मोमेंट। जब हम लोग क्लास 10th फिजिक्स में सबसे पहले आपने मोमेंट पढ़ा था, या क्लास 11th में भी रोटेशनल मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा था, तो वहां पर एक क्वांटिटी आती थी कपल, फिर कपल का मोमेंट फाइंड करते थे। कपल क्या होता था 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और जब मोमेंट फाइंड करते थे बेटे तो क्या करते थे, एक का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सिमिलरली यहां पर है डाइपोल मोमेंट जो होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी अगर हम यहां से बात करें, ये P से डिनोट किया जाएगा, स्मॉल p से, एक का मैग्नीट्यूड यानी Q और बीच की डिस्टेंस है 2l, तो दैट इज द डाइपोल मोमेंट। इस P को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या डाइपोल मोमेंट। इसको हमेशा हमें डिनोट करना है P से, और बेटे ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते इसकी डायरेक्शन भी चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन बेटे हमेशा होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर हम ये डाइपोल हमारे पास है -q + q, और अगर इनके बीच की डिस्टेंस है 2l, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अगर यहां से आप ध्यान से देखें बेटे तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, q से कूलम और 2l यानी मीटर, यानी कूलम इंटू मीटर। अगर इसकी डायमेंशन की वैल्यू फाइंड करें तो कूलम की डायमेंशन होती है 80, मीटर की होती है l, तो आ गया LTA।
तो ये डाइपोल मोमेंट के बारे में हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है। इट इज डिनोटेड बाय P, फार्मूला इज Q इंटू 2L, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ठीक है, इसकी यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई। मान लिया अगर इसके लिए हमें डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है, ये जो हमने न्यूमेरिकल लिखा है, तो देखो कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू एक का मैग्नीट्यूड कितना है 10 माइक्रो, यानी 10 इंटू 10 की पावर -6, 2L पूरे 12 की प्लेस पे है 5, यानी 5 सेंटीमीटर में है तो -2। बेटे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -7 कूलम इंटू मीटर, यानी 5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम इंटू मीटर। दैट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल। तो डाइपोल और डाइपोल मोमेंट बेसिक इंट्रोडक्शन ये हो गया आपका पूरा। ठीक है, इसके बाद अगर हम ऐसे एक न्यूमेरिकल की बात करें बेटा, फाइंड P नेट, यानी डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेज, गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेज। आपको इसके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बेटे फाइंड करनी है। आपको यहां पर एक सिस्टम दे रखा है, ठीक है, एक सिस्टम इस तरीके से दे रखा है। ठीक है बेटे, ऐसे एक सिस्टम यहां पर हमको दे रखा है, जहां पर इस पॉइंट पर चार्ज रखा है बेटे -4 कूलम, यहां पर रखा है 2 कूलम, यहां पर रखा है 2 कूलम, A है, B है और C है, और इनके बीच की डिस्टेंस को हमने ले लिया 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। यहां पर हमको बेटे डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास कोई डाइपोल मोमेंट ही नहीं है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो कोई डाइपोल नहीं बन रहा है, लेकिन चार्ज कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। हम -4 को क्या लिख सकते हैं, -2 कूलम, -2 कूलम दो जगह। एक -2 कूलम का यहां से डाइपोल देखिए बन गया, एक इस -2 कूलम का यहां से डाइपोल बन गया। अगर हम इसको मान ले PC, यानी ड्यू टू C इसको मान ले PA, तो अगर पहले डायरेक्शन ड्रॉ करें, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है P नेट, तो यहां से अगर ध्यान से देखिए तो PC इधर हो गया और PA इधर हो गया। इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो PA और PC दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बिकॉज सिस्टम चार्जेस का सेम है। तो चार्ज हो गया Q इंटू 2L, और 2L की जगह पूरा क्या आ गया 1, यानी 2 कूलम मीटर। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, दो वेक्टर अगर बेटा PC और PA दो वेक्टर क्वांटिटी 60 डिग्री पर एप्लीकेबल हैं, तो अगर हम उनका नेट फाइंड करें बेटा तो क्या आ जाएगा, P नेट अंडर रूट PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस 2PA PC cos 60, और cos 60 सबका मैग्नीट्यूड सेम है, PA PC का ऊपर लिख रखा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2PA स्क्वायर प्लस 2PA स्क्वायर cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3PA स्क्वायर यानी √3PA। अगर PA का मैग्नीट्यूड देखें तो आपकी वैल्यू आ गई 2√3 कूलम इंटू मीटर। पिछला न्यूमेरिकल एक लाइन का था, एक डाइपोल गिवन था और वहां पर डाइपोल मोमेंट फाइंड करना था। यहां थोड़ा सा शेप में दे रखा था और यहां पर डाइपोल मोमेंट फाइंड करना था। तो हम इस तरीके से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बेटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कि ये याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी बेटा अगर है तो जब उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे, तो जब अगर मोर देन 1 है, जैसे यहां पर 2 थे, तो हम हमेशा उसका वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। यानी अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर लेंगे, अपोजिट में है तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर 90 डिग्री पे है तो अंडर रूट फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, और किसी भी एंगल पर है तो अंडर रूट फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड एंड कॉस थीटा, थीटा फर्स्ट और सेकेंड के बीच का एंगल होगा। तो यहां पर हमारे पास 2 थे और हम निकाल लिए। अब आते हैं बेटा एक डेरिवेशन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। हमें डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटे बतानी है। अगर आप ध्यान से देखें, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको बेटे बतानी है यहां पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, हमें डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें बेटा फर्स्ट कंडीशन होती है, जब आप पढ़ेंगे फर्स्ट केस,
एट एक्सियल पोजीशन। ध्यान से देखना इस डेरिवेशन को, आईएससी 2026 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एट एक्सियल पोजीशन। और पिछले कई बार में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसका ही दूसरा नाम है बेटा एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन, दो टाइप के डेरिवेशन इसके बनते हैं और दोनों आपके सामने हैं। पहले का नाम है एट एक्सियल पोजीशन, या स्लैश लगा के हमने लिख दिया है एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, एंड ऑन का मतलब हो और एक्सियल का मतलब हो, दोनों एक ही चीज है बेटे। इसका मतलब ये हुआ बेटा, हम यहां डायग्राम बना देते हैं। ये आपके पास एक डाइपोल है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अगर ध्यान से हम देखें तो डाइपोल के बीच की लेंथ है 12, तो हमने उसको सेंटर के रिस्पेक्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया L एंड L। आपको इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और वो भी कहां पे फाइंड करनी है बेटे, ध्यान से समझना, कहां पे फाइंड करनी है, एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन पर। तो एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन पर जो हमको फाइंड करना है, डाइपोल की वैल्यू फाइंड करनी है बेटे, तो उसको एक्सियल का मतलब होता है कि जो दोनों लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, ये इसी एक्सिस पर इनफाइनाइट पॉइंट राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं भी ले सकते हैं। तो मान लिया हमने बेटा यहां पर एक पॉइंट लिया M, इस पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से है R, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखना, मान लिया इस सिस्टम में दो चार्ज हैं, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगी वो E1 होगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E2। दोनों की वजह से पहले हम M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। हमारे पास एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है, 1/4πε0 Q/r²। ये फार्मूला बेटा हमको पहले से पता है कि इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे बात है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कभी भी सॉल्व करना है बेटे, तो सबसे पहला काम करना होता है कि उसका डायरेक्शन ड्रॉ कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला है माइनस, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स टू द चार्ज, यानी E1। दूसरा है प्लस, अवे, E2। अब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सबसे पहले फाइंड कर लो। E1 यानी इसकी वजह से 1/4πε0, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, Q बाई इस चार्ज से M की डिस्टेंस कितनी हो गई, R प्लस L का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, R प्लस L का होल स्क्वायर। और अगर हम बेटा E2 निकालेंगे तो 1/4πε0, चार्ज है हमारा प्लस Q, और यहां से अब M की डिस्टेंस हो गई R माइनस L का स्क्वायर। डायग्राम को ध्यान से देखिए, और अगर जो फार्मूला मैग्नीट्यूड का लिखा है बेटे, अगर उसको ध्यान से समझोगे तो E2 इज ग्रेटर देन E1, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इज इक्वल टू होगा बेटा E2 माइनस E1, क्योंकि अपोजिट वेक्टर्स हैं, नेट के लिए सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ज्यादा आएगा E2, क्योंकि यहां देखो R माइनस L है, बाकी की वैल्यू सेम है। तो जो नेट फील्ड आएगी बेटा, उसकी भी डायरेक्शन E2 की ही डायरेक्शन में होने वाली है। तो E2 इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, E2 माइनस E1, अगर E2 की वैल्यू पुट कर दें 1/4πε0 Q बाई R माइनस L का स्क्वायर, और फिर माइनस 1/4πε0 Q बाई R प्लस L का स्क्वायर। बेटे अगर यहां ध्यान से समझें, Q/4πε0 को कॉमन ले लिया तो ध्यान से देखिए क्या बचा, 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। बेटे अगर जो ब्रैकेट में लिखा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख दें तो क्या आ जाएगा, R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर, और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फार्मूला बन गया R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद E इज इक्वल टू ऊपर जो लिखा है, अगर उसको हम ओपन कर दें बेटा A प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो आ गया A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और ये है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, बट बीच में माइनस लगा है जिसकी वजह से सारी साइन चेंज हो गई। ठीक है, 2LR, और नीचे आपका वही चीज R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप देखें R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, आ गया आपका Q/4πε0 4LR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटे कभी भी यहां पर जो L है दैट इज वेरी वेरी लेस देन R,
और कभी भी कोई बहुत छोटी वैल्यू है, जैसे 0.1 ले लो, तो 0.1 का अगर हम स्क्वायर कर दें बेटा तो वो 0.1 से भी छोटा हो जाएगा। यानी जितनी स्मॉल वैल्यू उसका हायर पावर उससे भी छोटा। तो स्मॉल वैल्यूज के लिए हमेशा ये रूल है कि स्मॉल वैल्यूज के जो हायर पावर होते हैं, यानी अगर कोई एल की वैल्यू छोटी है तो उसका स्क्वायर क्यूब को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहां हम इसको इग्नोर कर देंगे, यानी एल स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा क्या आ गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2L को हम ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू 2L इंटू 2R अपॉन, ये खत्म हुआ तो R स्क्वायर का स्क्वायर R की पावर 4 बेटा, एक R से R कैंसिल हुआ तो क्यूब आ गया यहां। और ये जो वैल्यू दिख रही Q इंटू 2L ये क्या होती है, P। तो इस वजह से आपका फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 इंटू पी अपॉन आर क्यूब। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। दैट इज द डेरिवेशन। कभी कभी बेटा इसी से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। मान लिया 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया कि व्हाट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इन एक्सियल कंडीशन। तो बेटा ध्यान से देखिए, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर देखिए राइट साइड है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। हमें एंगल अगर पता रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वी कैन फाइंड एंगल, यहां से डायग्राम से निकाल लिए। ये आपका डेरिवेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दोनों होती हैं। हर साल अगर आप देखोगे अल्टरनेट ईयर में कभी एक्सियल तो कभी इक्वेटोरियल, एग्जाम में आता ही आता है। मान लिया अगर डेरिवेशन नहीं आया तो कभी कभी जैसे सीबीएसई बोर्ड में डेरिवेशन नहीं दे रहे हैं आजकल, थोड़ा सा डेरिवेशन पूछने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि टॉपिक ही अछूता है एग्जाम से, कभी इस तरीके से एंगल पूछ लेंगे, कभी डेरिवेशन के ही पार्ट्स में दोनों की रेशियो पूछ लिया, कभी कंडीशन बेस्ड फोर्स पूछ लिया। बट अगर हमें ये कंडीशंस पता है कि एक्सियल क्या है, उसका फार्मूला क्या है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी एग्जाम में पूछेगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन थी बेटा, एट एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, डेरिवेशन पढ़ने का बेटा सबसे आसान तरीका होता है कि जैसे आप पढ़ो, एक बार इसको रिटन प्रैक्टिस जरूर करिए, तभी एग्जाम में लिख पाओगे। अगर आप केवल ऐसे देखें और आपको लगता है कि आप कर लोगे आराम से, तो 100% मान के चलिए कि डेरिवेशन कभी कभी एग्जाम में आने के बाद आप भूल जाओगे बेटे। ठीक है, अगले पे हम आए बेटा। अगला आपका है सेकेंड कंडीशन, एट ब्रॉड साइड पोजीशन है, पहले लिख लें इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल या इसी का नाम होगा, दूसरा नाम होता है ब्रॉड साइड पोजीशन। ब्रॉड साइड, बच्चों से गलतियां बहुत होती हैं बच्चे नाम से, कभी वो ब्रॉड साइड पूछा कंफ्यूज हो गए एक्सियल कर डाले, कभी एंड ऑन पूछा इक्वेटोरियल कर डाले। याद रखना एक्सियल मतलब एंड ऑन, और ब्रॉड साइड और इक्वेटोरियल का मतलब एक है। अब ये कैसे होगा, जैसे आपके पास ये फिर से एक डाइपोल है, -q एंड +q, दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी डाइपोल लेंथ है 2l, हम सेंटर के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दें l एंड l। अब एक्सियल का मतलब हो रहा था कि दोनों लाइन आप ज्वाइनिंग से इनफिनाइट राइट या लेफ्ट ले लें, और ब्रॉड साइड का मतलब होगा ये जो सेंटर है यहां से 90 डिग्री अपवर्ड या 90 डिग्री डाउनवर्ड, हम कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लें, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल या ब्रॉड साइड पोजीशन। तो बेटे अगर हम ये पॉइंट ले लें m, जो कि यहां से r डिस्टेंस पर है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1, इलेक्ट्रिक फील्ड 2, तो अगर यहां से इस लाइन को हम मिला ले ऐसे, अब देखिए यहां पाइथागोरस लग जाएगा, 90 डिग्री है, L है, R है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहां भी और यहां भी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। दो साइड इक्वल है तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब सबसे पहले बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अभी हमने थोड़ी देर के पहले भी एक बात बोली कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी फाइंड करना है तो सबसे पहला काम हमको करना है बेटा डायरेक्शन ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कभी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम होता है हमें उसकी डायरेक्शन ड्रॉ कर लेना। तो बेटा ये प्लस है,
प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स टू द चार्ज, और उस पॉइंट से होती हुई जहां पर हम निकाल रहे हैं। मतलब अगर यहां निकाल रहे हैं तो यहां से नेगेटिव यानी E1 टूवर्ड्स, ये प्लस है E2, ये हो गया। अगर अब बेटा यहां ध्यान से देखें, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी होगा थीटा। अगर किसी को जरा सी भी प्रॉब्लम है तो मैं यहां पर फिर से एक बार इस चीज को क्लियर करता चल रहा हूं। कभी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी, अगर वेक्टर क्वांटिटी है बेटे, जिस एक्सिस से एंगल पता होता है वहां पर कंपोनेंट होता है cos थीटा, जिधर एंगल नहीं पता होता है वहां पर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होता है P sin थीटा। ठीक है, अगर हम यहां से देखें E2, इस एक्सिस पर एंगल पता है तो इसका कंपोनेंट यहां पर बेटे आ गया E2 cos थीटा, यहां पर आ जाएगा E2 sin थीटा। E1 का भी यहां से एंगल पता है, कंपोनेंट आ जाएगा E1 cos थीटा, यहां पर नहीं पता है, आ जाएगा E1 sin थीटा। तो इस तरीके से हमने वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि इंक्लाइंड वेक्टर थे, हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले लिया बाय यूजिंग दिस। ठीक है, फिर से अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा, तो यहां पर E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड Q है और इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, और दोनों चार्ज से M की डिस्टेंस सेम है। और अगर डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, और वो कितना हो गया, 1/4πε0। चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर करते ही रूट की वैल्यू बेटे कैंसिल हो गई, R² प्लस L स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो E1 cos थीटा और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा इक्वल और अपोजिट हो गए। और अगर दो वेक्टर इक्वल अपोजिट हैं तो उनका नेट क्या हो जाता है, खत्म, 0 होता है। ठीक है, अब बचे हमारे पास दो, एक E2 cos थीटा और एक E1 cos थीटा, और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में बेटे लग रहे हैं। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो उनका नेट इजिली ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, और जो नेट भी होता है वो उन्हीं दोनों की डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी किधर होगी, टूवर्ड्स टू द लेफ्ट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई बेटा वो कितना हो गया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और हमको पहले से ही पता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कितना आ जाएगा, 2E1 cos थीटा। अब E1 की वैल्यू बेटा रखिए ध्यान से, नीचे वहां पर आप निकाल चुके हो, 1/4πε0 Q/R² प्लस L² इंटू cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस L/R² प्लस L² अंडर रूट में है, हम अंडर रूट हटा के पावर 1/2 कर लिए। अब बेटा ये दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में है, अगर कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो और उनका बेस सेम हो तो पावर इजिली क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो आपका फार्मूला आ गया E = 1/4πε0 Q इंटू 2 इंटू L, यहां लिख लिया R² प्लस L², 1 + 1/2 आ गया 3/2। L की वैल्यू जो है वो R से फिर से छोटी है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके, तो उसकी हायर पावर को 0 कर देंगे, यानी L² खत्म। तो हमारा आ गया E = 1/4πε0, और बेटा ये Q इंटू 2L क्या होता है, P, और ये R² की पावर 3/2 करेंगे तो आ जाएगा RQ। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये है डेरिवेशन इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब यहां पर भी अगर हम एंगल की बात करें बेटा, जैसे पिछले में क्वेश्चन था जो ये हमने बताया था, यहां पर ये क्वेश्चन अगर यही एक्सियल की जगह पर इक्वेटोरियल पूछ ले एंगल, तो देखिए P की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चली गई, दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए तो 180 डिग्री। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अगर आप यही नीट और जेई के लिए पढ़ रहे हो बेटे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट का फार्मूला हम इसे याद कर लें तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान से देखना, P/R³ और ब्रैकेट में अंडर रूट लगा के हम लिख सकते हैं 1 + 3 cos² थीटा। अब देखिए हम किसी के लिए भी इस फार्मूले से कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट फॉर नीट एंड जेई। बोर्ड में इसे ना लगा के चले आना, नहीं तो नंबर मिलेगा 0।
ठीक है। फर्स्ट कंडीशन अभी हमने बात करी, ये कब के लिए है, जैसे हमारा डाइपोल है कोई भी, और डाइपोल से आर डिस्टेंस ऐसे हमने थीटा एंगल पर ले लिया, और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब पहली केस क्या होती है बेटा, एक्जियल। तो एक्जियल के लिए अगर देखो तो यहां थी लाइन, यानी फॉर एक्जियल थीटा 0 हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और थीटा 0 तो cos 0 1, तो 3 + 1 4 √4 2 आ जाएगा। जो डिराइव किया वही फार्मूला आ गया। दूसरा, अगर इक्विटोरियल जो अभी डिराइव किए, इक्विटोरियल में यही 90 डिग्री हो जाता है बेटे, चूंकि ऐसे था 90 डिग्री यानी ऐसे था, तो 90 डिग्री 0 होता तो √1 1 आ गया P/r³। यही दोनों अभी हमने निकाला था। कभी एग्जाम में अगर पूछ लें कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सियल टू इक्विटोरियल, तो 2:1 यहां पर आप देख सकते हो, 2:1। सीधे सीधे अगर इसका न्यूमेरिकल कभी बनता है तो एकदम से फार्मूला, सबसे ज्यादा कंडीशन होती है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की और साथ में डेरिवेशन की। न्यूमेरिकल इसका बहुत ही आसान होता है बेटा। अगला डेरिवेशन जो थर्ड पॉइंट है इसका, टॉर्क ड्यू टू रोटेशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी बेटे अगर हम ध्यान से देखें यहां पर कहीं पर अगर इस पे हम, ठीक है, यहां पर हम ध्यान से देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही बन रही है, सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इस तरीके से हमने बना दिया, पैरेलल लाइन से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कोई भी डाइपोल है, मान लिया इधर था, थीटा एंगल रोटेट होके इस कंडीशन पर हमारा डाइपोल पहुंच गया +q -q। ये डाइपोल हमारा 2l है mn पॉइंट पे, पहले ये यहां पर था mn r मान लो r, पहले ये थीटा पॉइंट पे यहां था, ठीक है, पहले ये थीटा यहां पे था, अब रोटेट कर गया थीटा एंगल। तो कितना एंगल रोटेट किया, तो पहले बेटा ये साइड अगर हम निकाल लें तो 2l है, अगर यहां पर हम साइन थीटा लगा दें तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी nr/mn की वैल्यू 2l है, तो ये कितना आ जाएगा 2l साइन थीटा। अब पहले आसानी से, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चा कि अगर कभी भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखें तो उस पे लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है Q × E, और उसकी डायरेक्शन बेटे होती है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहां Q हुआ पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेगेटिव है तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अब ध्यान से आप देखोगे तो यहां पर एक कपल फॉर्म हो गया, जो क्लास 10th में भी पढ़े थे कि अगर F है तो कपल का मोमेंट यानी टॉर्क होता है, एक का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उसी तरीके से अगर यहां पर हम बेटे टॉर्क निकालें तो एक का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, यही हो गया डिस्टेंस, यानी n × r। तो टाउ इज इक्वल टू एफ का मैग्नीट्यूड हो गया QE, NR हो गया बेटा 2l साइन थीटा, पहले ही हमने निकाल लिया यहां से ये वैल्यू। तो अगर यहां इसको हम थोड़ा सा अरेंज करें, Q × 2l E साइन थीटा, और Q × 2l बेटे क्या होता है, P होता है। बहुत आसानी से हमारे पास फार्मूला आ गया। अगर इसको कभी वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो आ जाता है P, चूंकि V भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है और टॉर्क भी वेक्टर है। अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वो इक्वेशन फॉलो करती है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो इस अकॉर्डिंग टाउ इज इक्वल टू बेटे आ गया P × E, ठीक है। 3 कंडीशन भी इसमें होती है। फर्स्ट होती है बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क 0 ही हो गया। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। इसे याद कर लो। अगला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा, तो थीटा 180 होती है, वंस अगेन साइन 180 0 होती है, यानी थीटाउ 0। और मैक्सिमम टॉर्क कभी कंडीशन की बात आए, न्यूमेरिकल्स कर रहे हो कहीं भी, तो मैक्सिमम साइन में कब होता है 90, यानी व्हेन थीटा 90 तो टॉर्क की वैल्यू मैक्स होगी और वो होगी P × E। ये 3 तरीके के डेरिवेशंस हमको मिले जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं, और एकदम फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आता है। जैसे हम बात करें क्वेश्चन का ही कि अ
of dipole moment 2 into 10 की power minus 5 coulomb meter is rotates 30 degree in uniform electric field 10 की power 5 न्यूटन पर कूलम, then find टॉर्क। अब कभी टॉर्क दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, टॉर्क दे के चार्ज पूछ ले, लेंथ दे दे, कुछ भी, तो सीधे सीधे फार्मूला बेटा लगाओगे Pe sin थीटा। और टॉर्क का फार्मूला ये होता है, P की वैल्यू दे रखा है, चेक कर लो, SI यूनिट में गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 5 है, साइन थीटा यानी साइन 30 हो गया, कैंसिल कर दिया, 2 साइन 30 की वैल्यू होती 1/2 यानी 1 न्यूटन इंटू मीटर, ये आ गया हमारा टॉर्क। आसानी से हम फार्मूला यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल ऐसे आ गया कि डाइपोल plus minus 10 microcoulomb is placed between 10 की पावर या 10 सेंटीमीटर, then find electric field at 1 meter axial point from the center. Also find electric field if dipole rotates through 90 degree. अब यहां पर दो क्वेश्चन हमने बना दिया एक ही में, यानी सबसे पहली चीज तो बेटा आपका डाइपोल है -10 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम, और ये प्लेस्ड है कितने डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर पर। तो सबसे पहला काम है कि आप P कैलकुलेट कर लो। एक का मैग्नीट्यूड यानी 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2L यानी इनके बीच की डिस्टेंस सेंटीमीटर में है -2। अगर आप ध्यान से देखोगे 10 10 -2 खत्म, 10 की पावर -6 कूलम इंटू मीटर। अब ये बोले हैं कौन से पॉइंट पे बेटा, एक्सियल पे, तो E1 उसको मान लो, तो फार्मूला है 1/4πε0 यानी 9 इंटू 10 की पावर 9 2P। P की वैल्यू है -6/r³। R दे रखा है सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, यहां पर दिखा 1 मीटर यानी 1 का क्यूब, तो आ गया 18 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अब एक चीज बताइए बेटा, यहां पर हमने निकाल दिया जिसकी डिस्टेंस सेंटर से दे रखी थी 1 मीटर। अब बोल रहा है कि अगर इसी डाइपोल को 90 डिग्री हम ऐसे रोटेट कर दें। अब अगर 90 डिग्री आपने रोटेट किया तो आप खुद ही देखिए आपका डाइपोल कुछ इस तरीके से बन जाएगा और ये R तो यहीं रह जाएगा। अब अगर ध्यान से आप देखिए तो क्या ये सेंटर से 90 डिग्री हो गया ना पॉइंट, और 90 डिग्री पॉइंट होते ही मतलब कौन सी कंडीशन हो गई, इक्वेटोरियल, यानी E2 हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, अब 2 नहीं लगेगा, -6/1 का क्यूब यानी 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, और आपका दूसरा भी पॉइंट सॉल्व हो गया। ठीक है, डाइपोल को रोटेट कर दिया गया, तो ये समझ के चलिए कि एक्सियल से अगर 90 डिग्री रोटेट करोगे तो इक्वेटोरियल बन जाएगा, इक्वेटोरियल से रोटेट करोगे तो एक्सियल बन जाएगा। तो बेटा डाइपोल के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत टफ नहीं होते हैं, उसको आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो, वो बहुत टफ नहीं है, फार्मूला बेस्ड है। आज की क्लास के ये तीनों डेरिवेशन आपकी ड्यूटी है, 1-2 बार लिख के जरूर प्रैक्टिस करें, आसानी से आप समझ पाएंगे, बहुत टफ नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग आपका पहला टॉपिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज है, पॉइंट चार्ज की वजह से 3 क्लास में हम लोगों ने कवर किया है। 10 से 12-15 बोर्ड बेसिस न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस किए हैं, और हमने बताया है जब हमारा पूरा टॉपिक हो जाएगा यानी गॉस थ्योरम तक, तो हम पूरा न्यूमेरिकल्स का एक बोर्ड का भी वीडियोस बना के अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप वीडियोस देखते रहेंगे तो हमें जहां तक समझ में आता है कि आपको कहीं कोचिंग ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आप आराम से पूरे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को भी पकड़ सकते हो। फिर से एक बात कहूंगा, अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो हमको, हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू, लगे रहो, पढ़ते रहो,
मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा।